वेलकम बैक टू विंग फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देन हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे, एरिया वेक्टर के बारे में बात करेंगे। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम कम ऑन द बोर्ड। चलिए, क्या है हमारा पहला टॉपिक? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक lines of force. What is electric lines of force? Electric lines of force जो होता है वो होता है मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होगा? एक पॉजिटिव चार्ज या एक नेगेटिव चार्ज होगा, इसके आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना? होगा ना? अब आप सोचिए कि एक टेस्ट चार्ज यानी +1 चार्ज को आप इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं एक जगह छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे छोड़ दिया आपने, इस पे कोई भी आप फोर्स वगैरह नहीं लगा रहे हैं, कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है? आप एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन आप इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं। तो अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इस पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो ये इस पे क्या डालेगा? रिपल्सिव फोर्स डालेगा। ये जो टेस्ट चार्ज है क्या फ्री है, तो जब ये इस पे रिपल्सिव फोर्स डालेगा तो ये क्या करेगा? यहाँ से इस तरह से भागेगा, है ना? ऐसा ही होगा। तो आपको ये जो पाथ दिख रहा है ना, किस पाथ को ट्रैवल कर रहा है ना? ये जो पाथ है ना, ये पाथ, जिस पाथ को ये चार्ज इस पे जो फोर्स लगा रहा है, तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिस पाथ को फॉलो कर रहा है, इस पाथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस यानी कि आपको लाइन, है ना? लाइन, गॉट इट? तो कमिंग टू द डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है? इट इज द पाथ traveled by a unit positive charge if it is allowed to move in a uniform नहीं, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड in a electric field, ना इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉट इट? अच्छा, ये तो डेफिनेशन हो गया। और ये क्या है? इट इज अ पाथ, है ना? जो पाथ होता है हमको दिखता नहीं है, हमको विजिबल नहीं होता। जो पाथ होता है हमको विजिबल नहीं होता, हमको दिखता नहीं है, बट वी कैन, जैसे आपको दिख रहा है ना, बहुत दिख रहा है आपको, पॉजिटिव चार्ज एक +1 चार्ज होगा तो इस पाथ को आएगा, हम लोग इसको फील कर सकते हैं, है ना? ये देख रहे हैं कि ये इस पाथ को कवर कर रहा है, तो यही है, ये हमको दिखता नहीं है ना? लोग ट्रेस करते हैं उसको। ओके, तो ये क्या है? इमेजिनरी लाइन। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? इमेजिनरी लाइन। इसका कोई रियल में एग्जिस्टेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ एक चार्ज रखिएगा, यहाँ एक चार्ज रखिएगा, तो इसके और इसके बीच में लाइन दिखेगा, दो चार, ऐसा नहीं दिखेगा, ठीक है? ये इमेजिनरी लाइन हम लोगों ने बनाया है सो दैट वी कैन चीजों को अच्छे से समझ सकते, है ना? अंडरस्टैंड द थिंग्स वेल। ओके, तो ये हो गया आपका डेफिनेशन। सर कुछ प्रॉपर्टीज है ना? क्या है? प्रॉपर्टीज of electric field lines। क्या है उसका? प्रॉपर्टीज। तो पहला प्रॉपर्टी, पहला मोस्ट जनरल इसका प्रॉपर्टी ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है ना, ये क्या होता है? पॉजिटिव जो चार्ज होता है वहां से निकलेगा और नेगेटिव जो चार्ज होता है वहां पे एंड होता है। पॉजिटिव से निकला और नेगेटिव पे एंड होता है, गॉट इट?
पॉजिटिव से निकला और नेगेटिव की तरफ इन हुआ, समझ रहे हैं ना, पॉजिटिव से निकला और नेगेटिव की तरफ चला गया। इसको आप लोग वर्ड्स में लिख लीजिएगा, जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स emerge from positive charge and inlet negative charge, got it। इसका जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो क्या होता है, open in nature, क्या है, open in nature। what does it mean, electric field lines are open in nature, it means कि मान लीजिए आप एक पॉजिटिव चार्ज रखते हो और इसके आसपास कोई भी चार्ज नहीं है ना, एक पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं और इसके आसपास कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा, है ना, ऑलवेज निकलेगा, ठीक है, निकलेगा निकलेगा और निकलेगा, बट कहाँ जाएगा ये आपको पता नहीं होगा, कहाँ जाएगा ये आपको पता नहीं होगा, बिकॉज आपको बस सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। अब एक और मान लीजिए नेगेटिव चार्ज रखे हुए हैं, तो इस पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आएगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आएगा, बट कहां से आ रहा है, फ्रॉम वेयर, कहां से आवता है, तरह के नाम है, कहां से आवता, फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, you cannot understand, right, to show that so we call it open in nature, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, open in nature, ठीक है। तो इसका जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है कि टेंजेंट ऑन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ELF, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स शॉर्ट में लिखना है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स shows the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किससे हम लोग दिखाते हैं, जब हम लोग एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो क्या दिखाता है, क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे दिखाता है, जैसे सपोज आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ठीक है, इधर कहीं पॉजिटिव है कहीं नेगेटिव है, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, ये एक मेरा कर्व है ना, तो इसमें हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, देखो टेंजेंट क्या होता है, ऐसा लाइन जो कर्व को जस्ट छू के गुजर जाए, जैसे मान लीजिए ये मेरा कर्व है, इसको जस्ट छू के गुजर रहा है ये लाइन, तो ये क्या है मेरा टेंजेंट है, समझ रहे हैं ना, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको टेंजेंट, तो ये क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। यहाँ देखिए इस लाइन पे ड्रॉ करते हैं, ये क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ये क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो वैसे ही है, इसमें भी ड्रॉ करेंगे तो इसी के ऊपर चढ़ जाएगा, है ना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इसको ठीक है, गॉट इट। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आया कि किसी भी एक पॉइंट पे if we have to find direction of electric field at any point, we just have to draw a tangent on electric lines of force। तो अगर हमको किसी भी पॉइंट पे पता करना होगा कि मान लीजिए यहाँ पे किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जस्ट लेट अस सपोज मैं डायग्राम रैंडम डायग्राम बना रहा है, मान लीजिए ये मेरा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है ऐसा, तो हमको मान लीजिए यहाँ पे पता करना है, इस पॉइंट P पे पता करना है, इस पॉइंट Q पे पता करना है और इस पॉइंट R पे पता करना है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या है। तो यहाँ पे एक टेंजेंट बनाएंगे, तो ये क्या हो गया, P पे डायरेक्शन हो गया, यहाँ पे एक टेंजेंट बनाएंगे इस तरह से, यहाँ पे एक टेंजेंट बनाएंगे तो ये क्या दिखाएगा, E वेक्टर डायरेक्शन, यहाँ पे ऐसे एक टेंजेंट बना देंगे E वेक्टर, समझ रहे हैं ना। तो और भी है प्रॉपर्टीज, कमिंग टू दैट प्रॉपर्टी लेट मी रब इट फर्स्ट, ओके। जिसका फोर्थ प्रॉपर्टी है वो
फोर्सेस होंगे ना, जिसका फोर्स प्रॉपर्टी है वो क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट्स, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है ना। जैसे कि मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है और ये एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। हाँ, इसका पीछे रीजन क्या दे सकते हैं आप, इसके पीछे रीजन जो होता है, एक थोड़ा पहले हम क्या देखें कि टेंजेंट बनाएंगे तो क्या दिखाएगा, डायरेक्शन। और किसी एक वेक्टर क्वांटिटी का एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन हो सकता है, दो डायरेक्शन तो नहीं हो सकता है। पर जब मेरा इंटरसेक्शन हो जाएगा ना, इंटरसेक्शन करेंगे, देखिए सिर्फ एक ही पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट P, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर हम इस लाइन A और इस लाइन B दोनों के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन निकालना चाहें, तो लाइन A के रिस्पेक्ट में निकालेंगे अगर, तो ये इसका डायरेक्शन मिलेगा, ये डायरेक्शन। लाइन B के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये डायरेक्शन निकलेगा। देखिए तो एक ही पॉइंट में दो डायरेक्शन है, ऐसा पॉसिबल है? दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, गॉट इट? तो जो फिफ्थ पॉइंट है वो बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रिपेल ईच अदर, क्या करते हैं ये, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है ना। आपस में पास पास रहने की कोशिश नहीं करता, जितना दूरी हो सके उतना दूरी बना कर रखते हैं। समझ में आया? ऑलवेज रिपेल ईच अदर, गॉट इट? अच्छा, इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे जो इसका सिक्स्थ प्रॉपर्टी है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि अगर एक कंडक्टर है आपके पास जिसके ऊपर चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है ना, वो हमेशा क्या निकलेगा, उस लाइन पे परपेंडिकुलरली निकलेगा। कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर। जैसे मान लीजिए ये वाला कंडक्टर है आपके पास, मतलब रेगुलर से, कंप्लीट रेगुलर से बनाते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से हो जाए। ये मान लीजिए शेप है, और ये क्या है, कंडक्टर है, और ये चार्ज है, ठीक है। तो इस पे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा ना, इसका जो सरफेस है ना, इस सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस डायरेक्शन में निकलेगा। तो यहाँ पे इस पे परपेंडिकुलर, 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 परपेंडिकुलर, देखिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, समझ आया ना? हमेशा क्या निकलेगा, 90 डिग्री होना चाहिए सरफेस के साथ, सरफेस के साथ हमेशा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, सिक्स प्रॉपर्टी। The electric lines of force, electric lines of force always emerge perpendicular from the surface. सरफेस क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलरली निकलता है, और नॉट ऑलवेज इमर्ज, मतलब सिर्फ इमर्ज ही नहीं करता है, वो क्या करता है, उसमें सिंक जब होगा, मतलब एक नेगेटिव चार्ज है, मान लीजिए कि रैंडम बॉडी हम बना रहे हैं, बहुत बड़े रैंडम है, चलो सर्कल है, नेगेटिव चार्ज है, जब ये इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स में आएगा ना, तो आने के समय भी क्या होगा, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे मैं आने के समय भी ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ऑलवेज सिंक
the conductor perpendicular to the surface. The conductor perpendicularly to the surface. ठीक है, surface. Got it? तो electric lines of force always be perpendicular to the surface. कितना लिखकर क्या लिख सकते हैं? Electric lines of force is always perpendicular to the surface of a conductor. क्या लिख सकते हैं 6 नंबर में? Electric lines of force are always perpendicular to the surface. Got it? अच्छा, नेक्स्ट जो है सेवेंथ प्रॉपर्टी, ये हमको बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगे वो हमेशा क्या होगा ना, किसी कंडक्टर के अंदर से नहीं जाएगा. क्या होगा? किसी कंडक्टर के अंदर से नहीं जाएगा. क्यों नहीं जाएगा? इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा. लेट मी राइट फर्स्ट. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर. ठीक है, किसी कंडक्टर से पास नहीं करता. तो ये क्यों नहीं करता है? दिखाते हैं आपको क्यों नहीं करता है. तो क्यों नहीं करता है? देखिए, ये मेरा एक बॉडी है. ओके, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर आ रहा है. देखिए, ओपन नेचर होता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. क्या होता है? ओपन नेचर. मान लीजिए इधर कहीं पॉजिटिव था, तो ये पॉजिटिव इधर पोटेंशियल है ना, तो इधर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. मान लीजिए बॉडी है, वहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है. ओके, तो यहां पे हम क्या कर दिए, एक तो कंडक्टर लगा खड़ा कर दिया. अब हम आपको बोल रहे हैं कि इसके अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल जाए. जाना तो चाहिए था. कंटीन्यूअस होता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. क्या होता है? कंटीन्यूअस होता है, कहीं टूटा फूटा नहीं होता है. जा रहा है तो जा रहा है, इसके बीच में कहीं टूटा फूटा नहीं रहता है ना. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहीं टूटा फूटा नहीं रहता, कंटीन्यूअस होता है. तो यहाँ पे कंटीन्यूअस होना चाहिए, जिस पास पार करके निकल जाना चाहिए, पर नहीं निकलेगा. बट क्यों? इसका रीजन आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन. याद होगा क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन में? कि यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अगर कंडक्टर है, ये क्या है? कंडक्टर. इसमें भर भर के इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है ना, चार्जेस भरा हुआ है ना, फ्री चार्जेस पूरा अवेलेबल है ना. तो क्या होगा कि पॉजिटिव सारा इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ क्या कर देगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा है ना. सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा है ना. और इधर जितना अट्रैक्ट किया उतना ही इधर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा. इसी को हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं. देखिए यहाँ दो सिस्टम बन गया है. यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आ रहा था, ये नेगेटिव की तरफ आकर के सिंक हो गया, इसके अंदर चला गया, अंदर घुस गया है ना, अंदर घुस गया है. फिर क्या होगी, ये क्या बना था? पॉजिटिव चार्ज बना था. यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है. तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होगी? तो पूरा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा. बुझा है? समझ में आया? देखिए यहाँ पे 4 लाइन बनाते हैं. ठीक है, देखिए यहाँ पे आया, इसमें एंटर हुआ. ठीक है, एंटर होने के बाद क्या हुआ? यहाँ पे सिंक हो गया. ये बीच में कहीं नहीं है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. ये एक अलग सिस्टम. देखिए इसको छोड़ दीजिए और इसको देखिए, ये एक ना बस देखिए. तो ये एक सिस्टम दिख रहा है आपको, फिर ये अलग सिस्टम दिख रहा है ना. तो ये कंडक्टर क्या करता है? इसके पास फ्री चार्जेस बहुत सारे हैं, तो ये इतना
इधर जितना चार्ज था उतना ही यहाँ पे क्या कर देगा, नेगेटिव बना देगा। तो यहाँ से यहाँ सारा जो सिंक हो जाएगा, फिर यहाँ से निकलेगा वापस और ये चलता रहेगा। दिख रहा है ना क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर नहीं जाता है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। कमिंग टू our next topic, that is torque on a electric dipole in a uniform electric field. Torque on a electric dipole in a uniform electric field. Torque on a electric dipole in a uniform electric field. तो क्या होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है, एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, एक दूसरे से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, एक दूसरे से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। सबका मैग्नीट्यूड क्या है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, सबका मैग्नीट्यूड सेम है। तो इस टाइप को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा, यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म में देखिए, जैसे कि मान लीजिए क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सबका मैग्नीट्यूड बराबर है ना, बट किसी जगह पे क्या है, ये रेयर है, यहाँ पे दूर दूर है, यहाँ पे क्या है, डेंस है ना। तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और एग्जांपल को बना कर दिखाना, ये क्या हुआ, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। देखिए यहाँ पे डेंस है, यहाँ पे रेयर है, सबका मैग्नीट्यूड भी, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, इसका छोटा है, इसका छोटा है, समझ गए ना। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है, इससे क्या फर्क पड़ता है, देखिए तो जरा, यहाँ पे क्या है, कम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, मतलब क्या है, कम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, देखिए ज्यादा एरिया में कम है, यहाँ पे कम एरिया में ज्यादा है, मतलब यहाँ क्या है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ पे ज्यादा एरिया में कम है, अगर कितना ही एरिया यहाँ बनाएंगे तो दो ही ठो आएगा। देखो इसके बराबर बनाएंगे तो ये क्या हो गया, वीक हो गया, वीक ई वेक्टर, समझ में आया। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा और इधर पे क्या होगा, वीक होगा, वीक ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ रहे हो ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ जितना यहाँ पे एक एरिया बना है, इसमें भी चार है, और इधर बना रहा है तो इसमें भी चार है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई वेक्टर इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारी जगह, कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फर्क आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, टॉर्क ऑन अ डायपोल में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम बना लेते हैं पहले। ओके, यहाँ पे क्या बनाएंगे, डायपोल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डायपोल बनाएंगे। ठीक है,
अब जरा ध्यान दीजिए, फोर्स इस एक अरेंजमेंट है मेरे पास, यहाँ पे क्या है, क्या है, नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं, माइनस क्यू चार्ज ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या लेते हैं, प्लस क्यू चार्ज ले लेते हैं, ठीक। तो अब जरा हमको बताइए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको दिख रहा है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर से इधर इधर जा रहा है, तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन सपोज कैसे जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। तो देखिए अगर इधर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो फोर्स होगा वो बताइए कितना होगा, फोर्स 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 इक्वल टू क्या होता है, Q into E होता है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है, यहाँ फोर्स क्या होगा, Q into E, और यहाँ क्या होगा, Q into E। देखिए दोनों क्या है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है ना, एक इधर और एक इधर, मतलब एक राइट एक लेफ्ट, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेट जो फोर्स होगा, नेट फोर्स ऑन डाइपोल कितना होगा, नेट फोर्स F नेट क्या होगा, F1 प्लस F2 है ना, ये वाला F और ये वाला F, तो ये क्या है, QE इस डायरेक्शन में है, और उस डायरेक्शन में क्या करेंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे, अपोजिट डायरेक्शन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन लगा देंगे, है ना, QE में क्या रहेगा, 0, समझ गए, नेट फोर्स क्या होगा, 0। यहाँ कोई दिक्कत हो गया, अरे कुछ नहीं, देखिए फिजिक्स में ना अगर आपको पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, मान लीजिए आपको एक फोर्स दिया हुआ है +5 न्यूटन और दूसरा दिया है -5 न्यूटन, तो इसका मतलब सिंपल एक ही बात हुआ कि दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है, और एक प्लस है यानी इस तरफ जाएगा और नेगेटिव है तो इस तरफ जाएगा, है ना, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, इसका मतलब सिंपल यही होता है, कोई एक प्लस है कोई एक माइनस है, इसका मतलब दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, ओके। तो यहाँ आपको अपोजिट डायरेक्शन दिख रहा है, इसलिए हमें प्लस ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं, क्या हो गया, 0 हो गया। तो नेट फोर्स 0 है, बट नेट टॉर्क 0 नहीं है, नेट टॉर्क 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 हम कितना टाउ रहता है ना, टॉर्क का क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जो यहाँ पे जो फोर्स है ना, ये फोर्स नहीं, नेट फोर्स नहीं, यहाँ पे जो होता है ये नेट फोर्स नहीं होता है, कहूँ यहाँ पे सिर्फ एक चार्ज पे, या तो इस पे फोर्स ले लीजिए या तो फिर इस पे फोर्स ले लीजिए, नहीं समझ आया, फोर्स या तो इस पे ले लीजिए या तो फिर इस पे ले लीजिए, गॉट इट। तो अब हम आपको आते हैं फोर्स पे, फोर्स को ये निकाल चुके हैं हम लोग, क्यों नहीं, बट यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, व्हाट डू यू मीन बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब होता है कि ये जो है चार्ज और ये जो चार्ज, इस अगर हम एक लाइन बनाए, एक अगर हम प्लेन बनाए, हम एक छोटा सा यहाँ आपको बना के दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, ये देखिए इस लाइन पर ये चार्ज, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये चार्ज है, ये जो लाइंस है इसके बीच का जो सेपरेशन है ना, यही क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल है, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझ गए होंगे आप। तो ये जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस यहाँ पे अगर हम बनाए तो यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस है ना, ये देखिए ये लाइंस, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस है ना, ये इसको हम स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं और यहाँ से एक लाइन देखिए, तो यही जो होगा ना मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, करेक्ट। तो ये किसके बराबर होगा, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं कि ये डाइपोल जो है ना, ये जो डाइपोल है, आपको क्या पता है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट किधर से किधर होता है, डाइपोल मोमेंट, अरे पी वेक्टर
E इज इक्वल टू क्या होता है q इनटू 2l। इसका डायरेक्शन क्या होता है, डायपोल जो मोमेंट होता है इसका डायरेक्शन क्या होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद रहे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, ई वेक्टर का क्या होता है डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। और जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, दोनों उल्टा है एक दूसरे का, ठीक है। तो यहाँ का डायरेक्शन क्या बनेगा, ये डायरेक्शन बनेगा p वेक्टर का नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो आप ध्यान रखें ये e वेक्टर का डायरेक्शन और ये p वेक्टर का डायरेक्शन, देखो ये e जा रहा है ये p जा रहा है, ये e ये p, इसके बीच का जो एंगल है ये कितना बन रहा है, मान लेते हैं एंगल कितना है थीटा, कितना है थीटा। लेट द एंगल between E vector and P vector is theta। समझ में आया, थीटा मान लिए। अब जरा हमको बताइए कि अगर हमको परपेंडिकुलर ये चाहिए तो ये बेस और इसका यूज कर सकते हैं ना। यहाँ पे अगर हम साइन थीटा निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं हम, इसको निकाला जाता है, इसके बाद ड्राइंग करके साइन थीटा निकालना है। ठीक है, ये मेरे पास है ट्रायंगल, ये कितना है थीटा है, और ये डिस्टेंस कितना होता है, ये प्लस क्यू चार्ज ये माइनस क्यू चार्ज है, ये डिस्टेंस कितना होता है 2l होता है, 2l 12 होता है डायरेक्शन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा निकालें, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर है ना, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाय हाइपोटेन्यूज, ये वाला यानी 2l। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये कैसे लिखेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू sin थीटा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, हो जाएगा कि नहीं, तो नहीं समझ में आया। देखो हम क्या निकालना है, ये निकालना है ना, इसको मान लेते हैं x, ठीक है। तो sin थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है x है, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना है 2l है, तो x यहां से क्या निकलेगा 2l sin थीटा, यही ना निकलेगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू कितना है 2l sin थीटा, है ना, यही ना निकला 2l sin थीटा। चलिए वैल्यू से पुट कर दीजिए, फर्स्ट वैल्यू क्या है q into e है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी निकाले हम लोग 2l sin थीटा, राइट। यहाँ पे देखिए e को हम इधर रख रहे हैं और q into 2l फिर sin थीटा, इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलिए तो डायगोनल मोमेंट e p sin थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए भाई बोलिए, लिख सकते हैं ना, राइट। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2l दिख रहा है p और e, हम इसको कैसे लिखते हैं बताइए, आपको याद होगा a क्रॉस b वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं a b sin थीटा, है ना, लिखते हैं ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं p क्रॉस e लिख सकते हैं ना, p क्रॉस e लिख सकते हैं कि p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर, राइट। आया कि नहीं आया, a b sin थीटा है ना, तो a b a क्रॉस b वेक्टर, राइट। तो ये हो गया मेरा फाइनल फॉर्मूला, आपको याद रखना है ये वाला टाउ इज इक्वल्स टू, है ना, और इसको भी याद रख सकते हैं, काम तो करेगा ये काम करेगा, समझ में आया, बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो अब जो है नेक्स्ट टॉपिक होगा एरिया फैक्टर।
सर एक बात बताइए, एरिया तो आज तक हम लोग स्केलर सुने थे, हम वेक्टर बता रहे हैं, एरिया तो कोई वेक्टर नाम ही नहीं सुना, कोई तो नाम ही नहीं सुना, क्या बता रहे हैं, नाम तो ठीक है, सब तक नाम खराब नहीं हो गया? अरे नहीं भाई खराब नहीं हुआ है, देखो एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, आप लोगों ने एरिया पढ़ा ना, वेक्टर ना, एरिया, एरिया क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पे कोई स्क्वायर है तो इसका साइड तो साइड का स्क्वायर कर देंगे तो इसका एरिया बन जाएगा, इसका एरिया बन जाएगा साइड का स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, एरिया, एरिया क्या दिखा रहा है? एरिया ये प्लेन, मान लीजिए मेरा बोर्ड है तो इसका एक ब्रेथ है, ये इसका लेंथ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे इसका एरिया निकल जाएगा। बट व्हाट अबाउट एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर जो होता है वो होता है इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है, डेफिनेशन बताता है ना, एरिया वेक्टर is a vector perpendicular to the given area having the same magnitude as B। इसका मतलब क्या हुआ भाई? What does it means? मान लीजिए आपके पास एक एरिया है, ये ठीक है, एरिया है आपके पास, ठीक है, इसका एरिया कितना होगा? a स्क्वायर होगा, तो एरिया कितना निकला? एरिया का मैग्नीट्यूड कितना निकला? a का स्क्वायर। अब जो एरिया वेक्टर होगा ना वो क्या होगा? इस एरिया के परपेंडिकुलर, यानी ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो ना? मान लीजिए बोर्ड क्या है मेरा? एक एरिया है, परपेंडिकुलर क्या होगा? क्या होगा? ऐसे, है ना, ये होगा ना, बाहर की तरफ निकलता हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे? एरिया वेक्टर। क्या बोलेंगे? एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर जो होगा ना वो क्या होगा? a स्क्वायर तो इसमें होगा, मतलब मैग्नीट्यूड रहेगा उसमें, बट एक डायरेक्शन आ जाएगा, वो डायरेक्शन क्या होगा? n का कैप। अब वो n कैप क्या है? n कैप कुछ भी हो सकता है, x कैप हो सकता है, y कैप हो सकता है, z कैप हो सकता है, कोई भी एक डायरेक्शन होगा, प्रोवाइडेड कि कोई भी एरिया उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। मान लीजिए कि ये मेरा एरिया है जी, तो इसका परपेंडिकुलर होगा, अगर ये एरिया तो इसके परपेंडिकुलर होगा, अगर ये एरिया है तो इसके परपेंडिकुलर होगा, अगर ये एरिया ऊपर वाला तो ये वाला मेरा नीचे की तरफ आता हुआ ये परपेंडिकुलर होगा। समझ रहा है ना? तो एरिया वेक्टर is a vector having the same magnitude and perpendicular to the surface। n कैप क्या है? इस एरिया के परपेंडिकुलर, जो एरिया है ना इस एरिया के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली क्या है? आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकलता है ना, इस तरह। n कैप ये जैसे मेरा ये निकल रहा है, n कैप इस डायरेक्शन में। होप यू अंडरस्टैंड। ये अक्सर आ जाता है 1-2 नंबर का, है ना, व्हाट इज एरिया वेक्टर, है ना। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग, इसमें कुछ खास नहीं है, बट एक सिंपल सा कंसेप्ट, किसी भी एरिया से, है ना, आपके पास कोई भी एरिया दिया रहेगा ना, उसमें से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलना है। जैसे मान लीजिए ये मेरा एक एरिया है ना, और ये मेरे पास ये मेरा एरिया है, इसमें से एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकला, फिर ये दूसरा निकला और ये तीसरा निकला।
तो इसका फ्लक्स क्या होगा, 1 2 3, बोलिए समझ में आया? कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा फ्रॉम अ गिवन एरिया, कैसे? परपेंडिकुलर टू द एरिया, क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर टू एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस of force perpendicular to the number of electric lines of force linked with a surface, किसी सरफेस से लिंक्ड हो यानी सरफेस से निकल रहा हो, कैसे? परपेंडिकुलर। ओके, सरफेस से क्या होगा, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, और परपेंडिकुलर टू द सरफेस यानी एरिया के परपेंडिकुलर, है ना? अगर हम किसी चीज को एरिया वेक्टर टर्म से बात करना चाहे तो अच्छा, पहले उसको थोड़ा सा बाद में सोचते हैं ना, पहले इसको इसके बात करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला दिखाते हैं जिससे फाई, ठीक है? तो फाई इक्वल्स टू क्या होगा, E डॉट ds, क्या होता है? E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। मतलब कितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गया किसी एक एरिया से, तो मान लीजिए कि मेरा एक एरिया है ना, इसमें से कितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गया, ये गया, E गया इसमें से, और इसका एरिया क्या है, ds है, ठीक है? अगर हम पूरा का बात करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, s हो जाएगा, ds e डॉट s, है ना? तो अगर हम छोटा सा एरिया से निकालना चाहें क्या होगा, e डॉट ds, उसको इंटीग्रेशन कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं। ये क्या है, मेरा फॉर्मूला है इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए, एक चीज का ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे एरिया के ऊपर क्या है, वेक्टर है, एरिया के ऊपर क्या है, वेक्टर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो सारा कहानी है ये एरिया वेक्टर के रिलेटेड है, नॉट द एरिया। हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए डेफिनेशन बना लिए हैं कि एरिया के परपेंडिकुलर है, ठीक है? लेकिन कहानी जो है, कहानी जो चल रहा है ना, वो एरिया वेक्टर से रिलेटेड है। लेट अस सपोज कि मेरा हैंड जो है, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, एक एरिया है। इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, आपकी तरफ बाहर निकलता हुआ होगा, ये क्या है, एरिया वेक्टर है, यानी ds वेक्टर, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एरिया वेक्टर। अभी भी देखिए, ये एरिया के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एरिया के परपेंडिकुलर ही है, देखिए ये परपेंडिकुलर ही है ना, ये परपेंडिकुलर है, देखिए यहाँ से एंगल 90 डिग्री बनता है। लेकिन ये दोनों जो है, ये दोनों एरिया वेक्टर और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, यानी एंगल कितना है, 0 डिग्री, क्या है, 0 डिग्री। तो समझ में आया कि यहाँ पे हम बात जब कर रहे हैं तो E वेक्टर E ds cos थीटा में खुल जाएगा, a डॉट b कैसे होता है, a b cos थीटा होता है ना। तो ये थीटा जो है, ये क्या है, ये जो थीटा है, ये क्या है, एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, नॉट दैट एरिया। समझ आया, एरिया वेक्टर और E के बीच का एंगल है, यानी ये अगर एरिया है तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका E वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल देखिए कितना है, 0 है। अभी यहाँ 0 है, एक सर्टेन केस में कुछ एंगल हो सकता है, ठीक है? तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ये आपको क्या करना है, सर समझ के रखना है कि थीटा क्या होता है। बहुत से बच्चे पता है क्या करते हैं, बहुत से बच्चे गलती करते हैं, मेरा एरिया दिख गया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिख गया, एंगल कितना है भाई, 90 डिग्री दिख रहा है,
तो cos थीटा का यहाँ पे 90 डिग्री बैठाएंगे और पूरा प्लस 0, लो कोई फ्लक्स ही नहीं जा रहा है, तो क्या होगा वहाँ पे, गलत हो जाएगा, काम खत्म, सारा मेहनत हो गया पानी में। यहाँ पे क्या सीखना है, एरिया वेक्टर के साथ, ये एरिया है, ये एरिया वेक्टर है, ये उसके साथ एक फ्लक्स है, ये एंगल देखिए कितना है, तो 0 है ना। कोई मान लीजिए ये उसका एरिया वेक्टर है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं निकलेगा, तो पीछे एंगल है थीटा है, तो थीटा किसके साथ मेजर करना है, एरिया वेक्टर के साथ, है ना। ये जो एरिया है, एरिया के साथ मेजर नहीं करना है, एरिया वेक्टर के साथ मेजर करना है, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड, और ये क्लियर होगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई किसके बराबर होता है, ई डॉट डी एस के बराबर होता है ना, ये दोनों वेक्टर है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं तो क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा, है ना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसमें टूटता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसमें टूटता है, ए बी कॉस थीटा। अब जरा बताइए आप कि जो कॉस थीटा है, ये जो कॉस थीटा है, यहाँ पे अगर हमको किसी चीज़ को इस फाई को क्या करना है, हमको मैक्सिमाइज करना है, क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, क्या करना है, मैक्सिमम करना है, तो क्या करना पड़ेगा, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस जो है, और यहाँ पे कॉस थीटा है, इसका एक सर्टेन वैल्यू होगा, आपके पास गिवन होगा, इसका एक सर्टेन वैल्यू गिवन होगा, और यहाँ पे थीटा का भी एक वैल्यू आपको गिवन होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि थीटा का वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो या फिर मिनिमम हो, सो दैट वी कैन कंक्लूड दैट व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड विद द एरिया। ओके, तो हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए एक एरिया है मेरे पास, दिस इज माय एरिया, ओके, और इस एरिया से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, गॉट इट। आप जरा हमको बताइए इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, इस एरिया के परपेंडिकुलर, ये है ना डीएस वेक्टर। अगर ये हम एरिया डीएस ले लें, डीएस नहीं लेते हैं, बहुत बड़ा है, तो इसको एस लेते हैं, एस वेक्टर, ओके। तो ये इसका डायरेक्शन होगा, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा कितना है, 0 डिग्री है। तो ये जो चीज़ है, ये जो इक्वेशन बन रहा है, इसमें पहला कंडीशन क्या लगेगा, केस 1, जब क्या हो, थीटा क्या हो, 0 डिग्री हो, यानी ये कंडीशन हो, ये ऐसे एक एरिया रहेगा, मान लीजिए ये एरिया एस है, ओके, और यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं, तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस तरह से आएगा, और तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो आप बताइए, आप फाई का वैल्यू क्या होगा, ई डॉट एस होता है फाई का वैल्यू, है ना। अरे डी एस लिखो, छोटा सा एरिया लिखो या एक तो एरिया लिखो, हम बड़ा एरिया नहीं इसलिए यहाँ बड़ा एरिया लिख रहे हैं, ठीक है। जब तुम लोग छोटा एरिया लेगा तो छोटा एरिया लिखेगा, डी एस लिखेगा। अगर यहीं पर हम यहाँ पे छोटा सा टू एरिया लेते डी एस, तो यहाँ क्या लिखते हैं, डी एस लिखते हैं, गॉट इट, कोई परेशानी नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, ओके। तो ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर और डी एस वेक्टर को ई एस कॉस थीटा लिखेंगे, और थीटा का वैल्यू क्या दिया है, 0, थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 0, तो क्या होगा, ई एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, ई एस इंटू 1, तो क्या बन जाएगा, ई डॉट एस, ये क्या होगा मेरा मैक्सिमम फाई। मतलब कि अगर फाई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको मैक्सिमम चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा 90 डिग्री, मतलब ये एरिया और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90, या यूं कह ले कि इलेक्ट्रिक लाइंस और एरिया का वेक्टर, ये एरिया वेक्टर बना, अगर ये मेरा एरिया है तो ये क्या होगा, उसका एरिया वेक्टर होगा, और यहाँ से मेरा क्या आएगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जाएगा, इस तरह निकलेगा, इससे लिंक,
और इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। दो तरह से बोल सकते हैं, या तो फिर सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है, यानी परपेंडिकुलरली निकले क्या, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पैरेलल टू एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए। देखो पैरेलल है, दिख रहा है, दिख रहा है आप लोग को, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पे हम कैलकुलेशन जो भी कर रहे हैं वो एरिया वेक्टर के टर्म्स में कर रहे हैं, इसलिए यहाँ एंगल को कितना लिए हैं, 0, यानी ये क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है ना, क्या है, क्या है, पैरेलल है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा केस 2 देखिए, केस जो 2 है वो क्या होगा, थीटा के वैल्यू हम 90 डिग्री ले रहे हैं, ओके। अगर 90 डिग्री लेंगे तो क्या होगा बताइए आप, क्या होगा, ये वाला लिख रहे हैं ना, ये वाला टर्म ई डॉट एस कॉस थीटा है, फाई इज इक्वल टू दिस वन, राइट। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ई एस कॉस 90 डिग्री है ना, और कॉस 90 की वैल्यू कितना होता है, 0, कॉस 90 की वैल्यू क्या होता है, 0। तो ई डॉट एस इंटू 0 कितना हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो यानी अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और एरिया वेक्टर के बीच का अगर 90 डिग्री एंगल रहा तो क्या होगा, कोई भी फ्लक्स एरिया से नहीं जाएगा। नहीं समझ में आया, ओके। तो यहाँ पे हम एरिया वेक्टर्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं, सब कुछ याद रहे, समझ गए आप ना। इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, देखिए ये एरिया है मेरा, ओके, ये एरिया है और इसका एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, एस वेक्टर, व्हाट इट, और जो इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स लिंक्ड है वो इस तरह जाए, ये क्या है मेरा ई वेक्टर का डायरेक्शन है। तो देख रहे हैं ना एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री बन रहा है। तो इस तरह का अगर केस बनेगा तो एरिया से कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स लिंक नहीं होगा, तो यानी फ्लक्स इज इक्वल्स टू 0 होगा। होप यू अंडरस्टैंड, राइट, ओके। इसी तरह से हम लोग जो पढ़े थे टॉर्क, है ना, टॉर्क थोड़ा देर पहले पढ़े हैं हम लोग। टॉर्क का वैल्यू क्या है, क्या है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ई साइन थीटा। अब जरा बताइए कि अगर केस 1 लेते हैं ना, केस 1 थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 0 डिग्री होगा। अगर थीटा 0 है तो टाउ का वैल्यू क्या होगा, पी ई साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, तो पूरा का पूरा 0, है ना। अगर थीटा 0 तो कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। अच्छा केस 2, केस 2 में क्या होगा, मान लीजिए थीटा को हम क्या ले रहे हैं, 90 डिग्री ले रहे हैं, तो क्या होगा, टाउ इज इक्वल्स टू पी डॉट ई साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो पी डॉट ई हो जाएगा। तो ये क्या होगा आपका मैक्सिमम टॉर्क, ये क्या है, ये क्या है, मैक्सिमम, मैक्सिमम है टॉर्क। और यहाँ पे क्या है, ये है मैक्सिमम, मैक्सिमम फाई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए इसका अगर हम लोग पिक्चर बनाएंगे तो कैसा बनेगा, इसका अगर हम लोग पिक्चर बनाए तो ये है मेरा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ई वेक्टर, व्हाट इट, और हमको क्या करना है, P और E के बीच का एंगल कितना रखना है, 0 रखना है। तो जो हम डाइपोल बनाएंगे, डाइपोल माइनस क्यू ये प्लस क्यू, हम लोग क्या जानते हैं डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये पी वेक्टर का डायरेक्शन। देखो ये भी इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी इधर जा रहा है, पी वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर ही है ना, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव ये पी वेक्टर दिखा रहा है, दोनों का एंगल कितना है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, समझ में आया। और यहाँ पे इसको अगर बनाए तो कैसा बनेगा,
कितना बनाना है हमको? 90 डिग्री बनाना है। तो ये से ऐसे रख देंगे, गॉट इट। यहाँ पे मेरा माइनस क्यू, यहाँ पे मेरा प्लस क्यू, ये मेरा ई वेक्टर। देखिए यहाँ से जो पी वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन क्या है? ये है। और ये ई वेक्टर डायरेक्शन 90 कितना, थीटा कितना हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है ना। देखो थीटा कितना हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है। ये इधर ई, इधर ई और इधर पी, नेगेटिव से पॉजिटिव। देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव, इधर ई सॉरी इधर पी और इधर ई, तो 90 डिग्री हो रहा है ना। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।